हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम कवक जगत यानी किंगडम फंगी के बारे में पढ़ेंगे। कवक का उदाहरण अगर सिंपल उदाहरण ले तो आप लोग देखे होंगे जब ब्रेड सड़ जाता है तो इसमें छोटे छोटे दानेदार जाली जैसी संरचना आ जाती है। ये एक प्रकार का फफूंद जिसको हम बोलते हैं कॉमन भाषा में होता है। और इसी प्रकार कुछ कवक को खाया जाता है, जैसे मशरूम्स वगैरह हैं, ये कवक ही है जिसको हम खाते हैं, है ना। इसी प्रकार कुकुरमुत्ता टोल्ड्यूस है, ये भी जो है एक प्रकार का कवक है। तो हम इसके एग्जाम्पल तो बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखें कि कवक है क्या, इसके जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं। सबसे पहले कवक को प्लांटी जगत में रखा गया था क्योंकि इनमें जड़ तना जैसे और छत्रक जैसी संरचना पाई जाती है, इसलिए इनको पादप जगत में रखा गया था। लेकिन बाद में देखा गया कि इनमें क्लोरोफिल नामक वर्णक नहीं पाया जाता। अन्य वर्णक पाए जाते हैं लेकिन क्लोरोफिल नामक वर्णक नहीं पाया जाता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते। इसलिए ये स्वपोषी ना होकर विषम पोषी हैं, इसलिए इनको कवक जगत को अलग से रखा गया क्योंकि इसमें बहुत सारी जाति प्रजाति शामिल है। तो कवक की आकार की और वासस्थान में बहुत अधिक विविधता होती है। ये अप्रकाश संश्लेषी जीवों का समूह होता है और इनका जो शरीर होता है वो धागे के समान तंतुओं से मिलकर बना होता है। जो हम आसपास देखते हैं ना, जैसे गोबर में या गीली लकड़ी में छोटे छोटे छत्रक के समान निकल जाते हैं, ये सारे कवक ही हैं। अगर इन कवक को हम तोड़ के देखेंगे तो ये पट के समान संरचनाओं से, धागे के समान संरचनाओं से मिलकर बना होता है और ये धागे या ये पट जो है वो आपस में मिलकर एक जाल बनाते हैं। इस जाल को माइसीलियम कहते हैं। केवल इष्ट ही एक ऐसा कवक है जो एक कोशिकी है, बाकी सभी कवक जो है वो बहुकोशिकी में आते हैं। ये जो है वो गर्म, नम और छायादार स्थान में जल, थल, पौधों और जंतुओं पर पाए जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति कवक सेल्यूलोज या काइटिन की बनी हुई होती है। जैसे पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है ना, वैसे इनके भी कोशिका के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होता है जो कि सेल्यूलोज या काइटिन से मिलकर बना होता है। इनमें संचित जो भोजन है वो वसा और तेल के रूप में होता है। कभी कभी ये प्रोटीन व जटिल कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में भी पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोटीन और ग्लाइकोजन के रिच सोर्स होते हैं, इसीलिए बहुत सारे कवक को भोजन के रूप में लिया जाता है। लेकिन हर कवक भोजन के रूप में नहीं लिया जा सकता क्योंकि इनमें से मैक्सिमम जो है वो जहरीले भी होते हैं। तो सड़ी हुई डबल रोटी या सड़े हुए संतरे पर जो जाल के समान संरचना दिखाई देती है ना, ये जो है वो कवक है। सामान्य छत्रक में मैंने जैसे बताया मशरूम जो खाने के काम में आता है ना। कुकुरमुत्ता टोल्स्टूल भी कवक है। और सरसों की पत्तियों पर पाए जाने वाला जो सफ़ेद कलर का रस्ट टाइप का होता है, चित्ती होता है, ये भी परजीवी कवक है। और इष्ट का उपयोग हम जानते हैं बेकरी उद्योग में माने आटा वगैरह को फुलाने के लिए किया जाता है। बियर उद्योग में बियर बनाने के लिए किया जाता है। कुछ कवक जो है वो पौधे और जंतु में रोग भी उत्पन्न करते हैं, जैसे गेहूँ में इष्ट रोग पक्सिनिया के कारण होता है। तो ये जो कवक होते हैं वो विश्वव्यापी होते हैं, मतलब हर जगह पाए जाते हैं। ये हवा में, जल, मिट्टी, जंतु, पौधों सभी जगह ये पाए जा सकते हैं। तो प्रायः ये भोजन को जीवाणु एवं हम जो भोजन है उसको जीवाणु और कवक से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि हम भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकें और इसमें कवक या जीवाणु न पनप सकें। चूँकि कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये इसलिए विषम पोषी होते हैं। जैसे हमने बताया, कुछ परजीवी होते हैं, कुछ मृतजीवी होते हैं, कुछ सहजीवी होते हैं। सहजीवी का मतलब होता है एक दूसरे को सहायता करके किसी न किसी रूप में जीवन को व्यतीत करना। तो लाइकेन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये घर में हम मसाला यूज़ करते हैं, छबीला, एक जो घास टाइप का रहता है, काला काला घास फूस टाइप का मसाला है, ये छबीला कॉमन भाषा में बोलते हैं। ये लाइकेन का ही उदाहरण है जिसमें कवक और शैवाल दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इनको अलग करके देखा नहीं जा सकता। इसी प्रकार कवक तंतु जो है वो नलिकाकार होते हैं। इनमें बहु केंद्र की कोशिका द्रव्य भरा होता है जिसको कोनोसाइट्स या कवक तंतु भी कहते हैं। अगर हम इन रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें
कायिक या वर्धी वेजिटेटिव, अलैंगिक एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। वर्धी जनन खंडन के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, विखंडन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा, क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा, आइडियम विधि से होता है। और अलैंगिक जनन जो है वो बीजाणु यानी कोनेडिया, बीजाणु धानी बीजाणु यानी स्पोरोंजियो स्पोर्स के द्वारा, चल बीजाणु यानी जी स्पोर्स के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन निशिकांत, ओस्पोर्स, एस्कस बीजाणु, बेसिडियम बीजाणु के द्वारा होता है। और इस प्रकार लैंगिक जनन में 3 अवस्थाएं होती हैं। 2 चल या अचल युग्मक के प्रोटोप्लाज्म का संयोजन होना, इस क्रिया को प्लाज्मोगेमी कहते हैं। इसके बाद फिर 2 केंद्रकों का संयोजन होना, जिसे कैरियोगेमी कहा जाता है। और फिर युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण होना, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस के द्वारा अगुणित हैप्लॉइड स्पोर्स का बनना। लैंगिक जनन के समय 2 जननिकाई सेक्सुअल यूनिट्स या युग्मिक या गैमिट्स का संयोजन होता है। 2 जननिकाई कौन से हैं? मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स। ये दोनों आपस में संयोजित होते हैं यानी फर्टिलाइजेशन होते हैं, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित कोशिका यानी 2n बन जाता है। एक्सोमाइसिटीज तथा बेसोमाइसिटीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्रकीय अवस्था n+n अर्थात कोशिका में 2 केंद्रक बन जाते हैं। ऐसी परिस्थिति को जिसमें केंद्रक युग्म होते हैं, 2 केंद्रक होते हैं, इनको डाइकैरियन, कैरियन का मतलब होता है केंद्रक और डाई का मतलब होता है 2, तो डाइकैरियन कहते हैं। इस अवस्था को केंद्रक की द्विकेंद्रकीय अवस्था यानी डाइकैरियोटिक स्टेज भी कहा जाता है। बाद में पैतृक केंद्रक संगलित हो जाते हैं यानी आपस में जुड़ जाते हैं और फिर कोशिका जो है वो द्विगुणित हो जाती है। इस प्रकार कवक फलन का यानी फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है और अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें विभाजन के फलस्वरूप पुनः अगुणित केंद्रक बनते हैं जो बाद में अगुणित बीजाणु बनाते हैं। अब हम कवक के प्रकार की बात करें तो इसमें पहला प्रकार आता है फाइकोमाइसिटीज। इनको एल्गल फंजाई यानी शैवाली कवक भी कहा जाता है। फाइकोमाइसिटीज जो है वो जलीय आवास में सड़ी गली लकड़ी, नम सीलन भरे स्थान और पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये परजीवी और मृत जीवी दोनों प्रकार के होते हैं। परजीवी मतलब दूसरे जीव के ऊपर जीवन बिताना और मृत जीवी मतलब मृत जीव का जो अवशेष होता है उस पर अपना जीवन जो है वो लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। कवक जाल इनका पटहीन और बहुकेंद्रकीय होता है। अलैंगिक जनन चल बीजाणु के द्वारा और अचल बीजाणु के द्वारा होता है। इनकी उत्पत्ति बीजाणुधानी में अंतर्जातीय होती है, एंडोजीनियस होती है, यानी कि अंदर से इसका विकास होता है। 2 युग्मकों के संलयन से जाइगोस्पोर्स बनते हैं। ये युग्मक समयुग्मी यानी आइसोगेमस, असमयुग्मी यानी एंड आइसोगेमस और विषमयुग्मी यानी उगेमस प्रकार के होते हैं। इस वर्ग का सामान्य उदाहरण म्यूकर, राइजोपस, एल्बिगो है ना। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड या रोटी कवक भी कहा जाता है। ब्रेड वगैरह को हम अगर गीला करके 1-2 दिन रख दें तो इसमें फफूंदी टाइप का आ जाता है। आप लोग इसको प्रयोग करके घर में देख सकते हो। तो ये जो है वो राइजोपस कवक है जिसको ब्रेड मोल्ड एल्गी भी फंगी भी कहा जाता है। एल्बिगो जो है वो सरसों की पत्तियों पर परजीवी के रूप में मौजूद रहता है। सेकंड है एस्कोमाइसिटीज। इसको आमतौर पर थैली या कोश कवक भी कहते हैं, फंगी भी कहते हैं। ये एक कोश की होते हैं जैसे ईस्ट मैंने पहले बताया था, और बहुकोशिकी में पेनिसिलियम। ये मृतोपजीवी होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, अपघटक यानी डिकम्पोजर होते हैं, मृत सड़े गले चीज़ों को अपघटित कर देते हैं। परजीवी यानी पैरासाइट होते हैं, दूसरे जीवों पर जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। और समल रागी यानी गोबर पर उगने वाले होते हैं। ये प्रायः शाखित और पटयुक्त कवक जाल के रूप में होते हैं। बरसात के दिनों में आप देखे होंगे कचरा वगैरह में जहाँ पर गोबर ओबर पड़ा होता है वहाँ पर काले रंग का, सफ़ेद रंग का, पीले रंग का छत्रक ये जो है वो के रूप में उग जाते हैं। इनमें अलैंगिक जनन कोनेडिया के द्वारा होता है। कोनेडिया का निर्माण विशेष कवक जाल से कोनेडियम धर पर होता है और ये अंकुरित होकर कवक जाल बना लेते हैं। लैंगिक जनन में बनने वाले बीजाणु को एस्कस बीजाणु यानी एस्कोस्पोर्स कहते हैं। और लैंगिक जनन में जो एंथ्रेडियम होता है और एस्कोगोनियम होता है ये सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और ये एस्कस विभिन्न प्रकार के फलन काय में उत्पन्न होते हैं जिसको एस्कोस्कार्प भी कहते हैं।
इसका सिंपल उदाहरण जो है वो एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, मार्केला, ये सब एस्कमाइसिटिस के उदाहरण हैं। इनका उपयोग जैव रासायनिक और आनुवांशिक प्रयोगों में रिसर्च के लिए, शोध के लिए किया जाता है। इसीलिए इसको पादप जगत का ड्रोसोफिला भी कहा जाता है। कुछ सदस्य जैसे मोरेस और बफस, इनको भोजन के रूप में भी उपयोग किया जाता है और इनको स्वादिष्ट भोजन माना जाता है। नेक्स्ट में आता है बेसिडियोमाइसिटीज़। इनको गदाकार कवक भी कहते हैं, क्लब फंगी भी कहा जाता है। इसके कुछ वंश जैसे एगेरिकस, पॉलीपोरस, मशरूम, पफ बॉल, ब्रेक्ट फंजाई, ये सब मृतोपजीवी हैं। और ये जो है वो मिट्टी में लकड़ी का जो रहता है, लकड़ी के लट्ठे पड़े रहते हैं ना, गीले हो जाते हैं, या वृक्ष जो सड़ चुका रहता है उसका जो गीलापन रहता है तने में, ठूंठ जिसको बोलते हैं, है ना, इस पर उगते हैं। इसके कुछ सदस्य जैसे कीट्स और कंड, ये पादप के अंदर परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। इनका कवक जाल शाखित और पटयुक्त होता है। यहाँ पर ये हम देख रहे हैं, इस प्रकार धागे या पट के समान संरचना होती है, इसको कवक जाल या पट कहते हैं। इसको अगर आप तोड़ोगे तो इसमें रस्सी जैसे लंबी लंबी संरचनाएं निकलती, यही कवक जाल या माइसीलियम होता है। इनमें अलैंगिक बीजाणुओं का अभाव होता है और ये कायिक जनन खंडन विधि के द्वारा इनमें होता है। लैंगिक जनन का भी अभाव होता है। इनकी दो कोशिकाएँ, कायिक कोशिकाएँ विभिन्न स्ट्रेन वाली या जीन प्रारूप के संलयन से प्लाज्मोगेमी होती है। लैंगिक जनन के द्वारा द्विकेंद्र की कवक तंतु का निर्माण होता है। कवक तंतु में बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम में केंद्रक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके कारण 4 बेसिडियम बीजाणु का निर्माण होता है। बेसिडियम बीजाणु की उत्पत्ति बेसिडियम पर बाहर से होता है। और इसका जो मुख्य उदाहरण जैसे कि हमने देखे एगेरिकस, ऑस्ट्रेलिगो, पक्सिनिया, ये सब। और इसमें चौथा आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज़। इनको अपूर्ण कवक भी कहा जाता है क्योंकि इनकी केवल अलैंगिक या कायिक अवस्था ही ज्ञात हो पाई है। जब इस फंगी की लैंगिक अवस्था की खोज हो जाती है तब फिर उसे उचित वर्ग में रख दिया जाएगा। ये भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्थाओं को एक नाम दे दिया गया हो और इनको ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में रख दिया गया है। लैंगिक अवस्था को दूसरे वर्ग में रखा गया हो। बाद में जब इनके कड़ियों का पता लगेगा और इनकी उचित पहचान हो पाएगी तब फिर इनको ड्यूटेरोमाइसिटीज़ से निकाल दिया गया। और इसकी बात करें तो इनका कवक जाल जो है वो सुविकसित होता है, शाखित होता है, पटयुक्त होता है, पट बिल्कुल छिद्रयुक्त होते हैं। इस वर्ग के सदस्य मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं। परजीवी जातियां पौधों में अगेती, अंगमारी और टिक्का रोग, पौधों में आप लोगों ने सुना होगा अगेती, अंगमारी और टिक्का रोग, है ना। और प्राणियों में एथलीट पाद, त्वचा रोग और पल्मोनरी इन्फेक्शन फैलाने के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। इसके अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं, मतलब अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन ये कर देते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में अलैंगिक जनन कोनिडिया के द्वारा होता है और कोनिडिया का विकास कोनिडियम धर में होता है। इसका एग्जाम्पल अल्टरनेरिया, कोलिटो ट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, हेलमिंथो, स्पोरियम इत्यादि हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे।